हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने जो साउंड का टॉपिक था वो हमारा हमने क्लियर कर लिया है। उसके क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए हैं। उसकी टोटल 4 क्लासें हुई थी। 4 क्लासों में अपन ने साउंड से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जिसको हमने छोड़ दिया हो। ठीक है। तो पूरा अपन ने पूरा डिटेल में समझा। डिटेल में समझने के बाद उसके क्वेश्चन लगाए हमने। और वो जो टॉपिक था हमारा वो प्रॉपर तरीके से साउंड के टॉपिक में से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे उसमें से। ठीक है। तो आगे का टॉपिक लेते हैं दोस्तों, गति। गति यानी मोशन। हम आप जो भी सजीव है या निर्जीव है, सभी वस्तुएं क्या करती हैं? गति करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आप भी कहीं चलते हो तो आपकी भी वो क्या मानी जाती है? गति मानी जाती है। जैसे आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक गए तो ये आपकी गति हो गई। ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि सजीव भी गति करते हैं और निर्जीव भी। निर्जीव का मैं ऐसे एग्जाम्पल बता दूं आपको। जैसे निर्जीव है, ट्रेन है, बस है, कोई कार है, बैलगाड़ी है, ये सभी क्या है? निर्जीव है दोस्तों। ठीक है। तो ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो जैसे अपन चाल निकालते हैं तो किसकी निकालते हैं? ट्रेन की, बस की, इनकी सबकी चाल निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, अपन गति के बारे में समझते हैं कि गति की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों। ये कहना चाहता है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो समय के साथ कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले ये है कि किसी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे गति कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ आपसे कि मैं किसी बुक को उठा के थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ या उसको थोड़ा दूर रख रहा हूँ, तो वो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। यानी उस बुक ने गति करी या मेरे द्वारा करी, ये बात अलग है, लेकिन उस चीज ने गति करी। ठीक है दोस्तों। गति की दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो विश्राम की अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों, और एक होती है गति की अवस्था। अब आप कहोगे सर, विश्राम की अवस्था क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है? गति तो आपने पहले ऊपर बता दी, लेकिन गति की अवस्था क्या होती है? देखो क्या कहना चाहता है, ये है कि पोजीशन इज फिक्स विथ रेस्पेक्ट टू। मतलब मेन बात क्या कहना चाह रहा है कि उसकी पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में वो गति कर रही है। ठीक है। अब यहां थी गति की अवस्था कि चेंज इन द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग टाइम। यानी समय के साथ उसकी जो पोजीशन है उसमें भी चेंज आ रहा है। यहां क्या बताया गया है कि समय के साथ उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं है। ठीक है। मतलब उसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है। ठीक है। यहां गति बताया गया कि भौतिकी में गति वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है। अर्थात भौतिक विज्ञान में हम उस चीज को गति कहेंगे कि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है कि एग्जाम्पल पे जैसे अर्थ यानी पृथ्वी हो गई, आरबीसी होगी, फिश हो गई, ये सारी चीजें अपनी गति में परिवर्तन कर। भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां वे हैं जिन्हें माप द्वारा परिणामित किया जा सकता है। जैसे लंबाई है, समय है, बल है। यानी उन चीजों को मापा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई, अगर कोई दूरी है तो वो लंबाई है। समय, हम बैठे रहे, 1 घंटा बैठे रहे तो वो समय हो गया। बल, किसी चीज को धक्का देकर अगर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो बल हो गया हमारा। क्या हो गया? बल। अर्थात ये क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। ठीक है दोस्तों। भौतिक राशियां हैं। आगे अपन समझते हैं कि आगे क्या कहा गया है। देखो, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अब जब जैसे ही भौतिक राशियों का आया तो अपन उसको कह सकते हैं कि भौतिक राशियां क्या हैं? एग्जाम्पल के तौर में तो अपन ने समझा था, लेकिन ये भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? एक तो होती है अदिश राशि यानी स्केलर, और एक होती है सदिश राशि यानी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। अदिश राशि किसे कहते हैं? दिशा पर निर्भर नहीं करती, यानी अदिश। यानी इसके नाम में ही हमें पता चल रहा है कि यह राशि कैसी है? जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं है,
दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, केवल परिणाम द्वारा वर्णित, उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई। अब लंबाई किस दिशा में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान आपके पास 1 किलो चीनी रखी हुई है, वो किस दिशा में रखी हुई है हमें कोई मतलब नहीं है। समय, समय आप किस दिशा में बैठ के, या घड़ी किस दिशा में टकी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समय बताएगी। ताप है, ताप किस दिशा में लगेगा आपको, टेम्परेचर हमें महसूस होता है लेकिन दिशा नहीं होती। घनत्व, उसकी डेंसिटी, यानी डेंसिटी भी कोई दिशा नहीं होती। तो ये क्या है, अदिश राशियां हैं। क्या है दोस्तों, अदिश राशियां। अब आते हैं अपन सदिश राशियों पे। सदिश राशियां होती है दिशा पर निर्भर करती है, साथ ही परिमाण पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बल, जैसे मान लो बल है, हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो किस दिशा में दे रहे हैं। अगर मान लो आप दीवार को धक्का दे रहे हो तो वो खिसक रही है, यानी एक प्रॉपर वे में धक्का देना पड़ेगा। दीवार के पास में अगर कोई चीज रखी हुई है और उधर से आप धक्का दोगे, जिधर उधर ही आपके धक्के की दिशा अगर दीवार की साइड ही होगी, तो वो चीज वहां से, वो वस्तु वहां से विस्थापित नहीं होगी या चेंज स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर बगल में से आप धक्का दोगे, जिधर दीवार नहीं आ रही है उधर से धक्का दोगे, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बल हो गया, वेग है, त्वरण है, विस्थापन और संवेग, ये क्या है, एक सदिश राशियां। दोस्तों ये एग्जाम्पल के तौर पे है, नहीं तो सदिश राशियां भी अनंत हैं और अदिश राशियां भी अनंत हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपन ने देखी। अब देखो अपन यहां सदिश और अदिश राशि में प्रॉपर तरीके से समझ गए। ठीक है दोस्तों, जिसकी कोई दिशा नहीं होती वो अदिश राशि होती है, और जिसकी परिमाण के साथ साथ, यानी परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तो वो क्या है, सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो यहां हमें दे रखा है कि दूरी और विस्थापन। अब देखो दोस्तों, हम कभी भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चीजें सेम ही है। जैसे मान लो मैं यहां से, अगर मान लो मैं यहां हूं, मैं यहां से यहां तक गया, तो इसमें विस्थापन कितना है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो अगर मान लो ये दूरी 5 मीटर की है, ठीक है, तो इसका विस्थापन भी 5 मीटर ही है और इसकी दूरी भी 5 मीटर ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये विस्थापन और दूरी सेम है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि दूरी, दूरी क्या है, दूरी दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई है, और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें कहना चाह रहा है ये कि दोस्तों जो विस्थापन है ना, विस्थापन वो तो क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, सबसे छोटी दूरी। लेकिन जो दूरी है वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो, यहां से आप यहां गए, ठीक है दोस्तों, यहां गए और यहां से आप वापस यहां तक आ गए, यानी आप इधर 100 मीटर चले, कितने चले, 100 मीटर चले, और इधर आप वापस 50 आ गए। तो अब इसमें देखो अपन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है दोस्तों, दो बिंदुओं की न्यूनतम लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, यानी इन दोनों के बीच की ये दूरी कितनी रह गई, 50। अर्थात इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा वो 50 होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो यहां से यहां गया, ठीक है दोस्तों, देखो यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां आ गया, यानी इसने 100 मीटर की दूरी ये तय करी और यहां से वापस आने में 50 मीटर की दूरी तय करी। तो इसकी दूरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूरी कितनी हो गई इसकी, 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है दूरी। अब देखो अपन प्रॉपर डायग्राम से समझे, देखो कोई पॉइंट है यहां, कोई पॉइंट यहां था, यहां से वो पॉइंट यहां गया और फिर यहां आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे, ये वाली दूरी लेंगे। अगर आप बात करते हो डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस यहां से यहां और यहां से यहां तक लेंगे।
ठीक है दोस्तों। तो डिस्टेंस अपन ये लेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या लेंगे, वो ये लेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें अपन, ये देखो हमें पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है। पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको सोल्व करेंगे। जैसे ये 3 किलोमीटर है, कोई वस्तु यहाँ थी, ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गई 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो उसकी दूरी तो कितनी होगी, 3 तो वो यहाँ चला और 4 यहाँ चला, यानी टोटल 7 किलोमीटर चल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, कि यहाँ अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाई अपन ने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण ये निकालना था हमें। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपन ने 3 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और यहाँ 4 का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ के अंडर रूट निकाल दिया, यानी 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों। तो ये तो अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई डिस्टेंस। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। दूरी दो बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई है और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। ठीक है दोस्तों, ये अपन को यहाँ से सीखना था। फिर बात आती है नेक्स्ट बात आती है, अपन इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि देखो ये तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट था। ये 100 मीटर की दूरी है। कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। दूरी 100 मीटर हो गई और यहाँ विस्थापन भी 100 मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको प्रॉपर समझा रखा है ये। फिर बी में स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये था। ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था। एंडिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो ये 100 मीटर की दूरी थी टोटल यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये 100 मीटर की दूरी थी। फिर वापस ये 50 मीटर आ गया, यानी यहाँ अगर दूरी की बात करें तो ये 150 मीटर चल गया और विस्थापन की बात करें तो ये 50 मीटर चल गया। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान होना चाहिए कि अपन डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ को कह रहे हैं और डिस्टेंस किस चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी आपको वही तरीके से समझा रखा है। यहाँ तरीके से समझा रखा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये 100 मीटर गया और ये वापस आ गया, यानी 200 मीटर चल गया। दूरी की बात करें तो 200 मीटर हो गया। लेकिन विस्थापन की बात करें, देखो यहाँ से गया और वापस यहीं पे आ गया, तो यहाँ दूरी कितनी रह गई, 0। तो यानी दूरी क्या रह गई, 200 मीटर, और विस्थापन क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि दो बिंदुओं के पथ की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कह सकते हैं, विस्थापन कहते हैं। और न्यूनतम दूरी यहाँ क्या हो गई, 0 हो गई बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जहां से वो वस्तु चली थी वो वस्तु वहीं पे वापस आ गई। तो इस चीज को अपन क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 है और डिस्टेंस इसकी कितनी है, 100 और 100 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया। फिर अपन को यहाँ दे रखा है प्रॉपर तरीके से, एक बार और समझा रखा है सर्किल में। तो देखो यहाँ का अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया इसने। यहाँ अगर स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया तो यहाँ से देखो एक राउंड लगा दिया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अब एंडिंग पॉइंट में देखो अगर बात करें अपन कि अपने पास जो दूरी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, दूरी कितनी होगा, दूरी यानी डिस्टेंस कितनी होगी, और इसकी रेडियस कितना दे दिया अपन को, 14। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, परिधि बटे 2। क्यों, क्योंकि इसकी टोटल परिधि तो पूरी हो जाती, लेकिन ये आधी कर रखी है इसने, तो परिधि बटे 2। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो परिधि इसकी क्या है, 88 बटे 2 44, यानी इसकी दूरी तो क्या होगी, 44। लेकिन अगर बात करें अपन कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो दोस्तों इसकी रेडियस यहाँ अगर आप मापोगे तो भी 14 मीटर होगी, यहाँ अगर मापोगे तो भी 14 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, कलर चेंज करके देखो, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अगर 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 14 सेंटीमीटर होगी, यानी न्यूनतम दूरी हो गई इन दोनों के पॉइंट की बीच की दूरी, तो वो क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर। अर्थात इसका विस्थापन तो क्या हो गया, 28 मीटर, और इसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 28 मीटर, और डिस्टेंस यानी दूरी हो गई इसकी 44 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि परिधि निकाल के तब जाके अपन को उसकी आधी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है अपना, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें। देखो एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है
दो चक्कर के बाद दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखो मान लो कोई पॉइंट था, यहां से गति करता है, ठीक है, यहां से गति करता है, दो चक्कर लगाता है, एक चक्कर ये हो गया, ठीक है दोस्तों, एक चक्कर अपने रेड पेन से कर दिया और एक चक्कर अपना ये हो गया, ये यहां से आता है, यानी ये दो चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों, और वो वहीं पे आ जाता है, ठीक है, वो क्या आ जाता है, वहीं पे आ जाता है। अब इसने क्या पूछ लिया, देख लो रेशियो पूछ लिया इसने। अब उसकी दूरी तो क्या हो गई, वैसे भाई एक बार परी थी, एक चक्कर लगाने में उसकी दूरी कितनी थी, 2 पाई आर, ठीक है दोस्तों, तो दो चक्कर लगाए तो कितनी हो गई, 4 पाई आर, कितना हो गया, 4 पाई और आर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब उसने विस्थापन पूछा था, विस्थापन कितना था, 0 था हमारा, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट यहां से चला और दो चक्कर लगा के सीधा वहीं पॉइंट पे आ गया, तो ये विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है दोस्तों, तो ये विस्थापन 0 हो गया। अर्थात इसकी जो ये रेशियो पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, अनुपात क्या होगा, इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे देखो ये 4 पाई आर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे अपन तो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, क्या आएगा दोस्तों, इनफाइनाइट ही आएगा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देख लिया है, ठीक है, तो यहाँ अपन को विस्थापन का पता चल गया, परिधि एक चक्कर में 2 पाई आर, दूसरी चक्कर में 4 पाई आर हो गया, विस्थापन क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अब बात आती है दोस्तों चाल, चाल क्या होती है, यानी स्पीड क्या होती है, चाल, देखो यहाँ स्पीड, अपन ने विस्थापन देख लिया, दूरी देख लिया, ठीक है दोस्तों, अब अपने पास आती है चाल, स्पीड क्या होती है, पिंड की चाल प्रति इकाई समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी या प्रति इकाई समय में उसकी स्थिति में परिवर्तन, इस प्रकार यह एक अदिश राशि है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिंड कितनी धीमी या तेज गति से चल रहा है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, चाल ये होती है कि पिंड कितना धीमा या कितना तेज गति से चल रहा है, चाल उसे कहते हैं अपन, ठीक है दोस्तों, चाल उसके चाल की कितने समय में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात प्रति इकाई समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ अपन ने चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बात आती है वेग की, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, वेग, देखो चाल और वेग दोनों चीजें सेम ही है दोस्तों, वेग बता दो या चाल बता दो सेम ही है, लेकिन वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है, वेग क्या होता है, चाल या गति का सदिश संस्करण होता है वेग, यानी चाल, दोनों चीजों को पता रखना, ध्यान रखना दोस्तों कि चाल जो होती है, स्पीड जो होती है एक अदिश राशि होती है, स्पीड क्या होती है, अदिश राशि होती है, जबकि वेग जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है, यानी चाल गति का सदिश संस्करण होता है। वेग किसी वस्तु की गति और दिशा का वर्णन करता है, ठीक है, गति की तरह वेग की भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड ही है। अर्थात एसआई मात्रक की बात करें तो चाल व वेग का जो एसआई मात्रक है, यानी एसआई मात्रक की अगर बात करें तो चाल और वेग का क्या है, समान ही है, ठीक है दोस्तों, चाल और वेग का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, समान है, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या देखते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है, इसके इक्वेशंस क्या हैं या इसके समीकरण क्या है। देखो चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल, पहले तो चाल को समझे, इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है, अर्थात इकाई समय में पिंड द्वारा कितनी दूरी तय करी गई वो क्या कहलाती है, चाल, यानी चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टाइम टेकन, यानी उसने कितनी दूरी तय करी और कितना समय लिया, अर्थात ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैसे हुआ, देखो डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक, दूरी को किस में मात्रक क्या है, मीटर, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक है सेकंड,
अर्थात मीटर पर सेकंड। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। सीजीएस मात्रक क्या होगा, दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। और समय का सीजीएस ले लो, एफपीएस ले लो या एमकेएस ले लो, सभी जो ये रहता है समय का मात्रक समान रहता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको यहाँ एक बताया गया है कि जब भी अपन, यहाँ अगर मैं एक छोटे सी चीज की बात करूं तो जब भी अपन देखो किलोमीटर से किसी भी दूरी को, चाल को किलोमीटर से, अगर किलोमीटर पर हावर से, पर घंटे से अगर मीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको अपन क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, यहाँ देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो गया, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, ये सूत्र इसी से बने हैं, इसी से जनरेट हुए हैं, इसी से बने हैं ये सूत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बात आती है वेग की। वेग क्या होता है, देखो चाल तो क्या था, चाल तो क्या थी, दूरी बटे समय था। क्या था, दूरी बटे समय था। लेकिन वेग इकाई समय में पिंड द्वारा विस्थापन या वेग। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन ये था कि मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कह रहे थे, विस्थापन कह रहे थे। तो इकाई समय में पिंड द्वारा विस्थापन या वेग, यानी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो v d अपॉन डी टी, टी इजकल टू डी अपॉन वी, डी बराबर v इंटू टी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें अपने पास हो गई। ओके, यहाँ अपन ने चाल को भी समझा यानी स्पीड को समझा, और यहाँ वेलोसिटी को समझा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर तरीके से अपन ने इन चीज़ों को समझा। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है। अब देखो यहाँ, अब ये प्रॉपर तरीके से समझा रखा है इसने कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी वेग की बात कर रहा है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, वेग स्थिति में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, विस्थापन बटे समय। ठीक, ये इसका हिंदी वर्जन ये अपन को दे रखा है। वेग के सूत्र की बात कर रहा है, तो वेग का सूत्र है तो वी इजिकल टू डी अपॉन टी, यानी डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब समय, और वी का मतलब वेग। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम निकालना हो तो डी अपॉन वी हो जाएगा, और अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम आपको बना रखा है। तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है और याद करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है इसने। अब देखो यहाँ दे रखा है कि एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि सीधी दूरी यहाँ से चलाओ और यहाँ तक गया, यानी ये कितनी दूरी थी, 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की दूरी थी, और इसने कितने घंटे में तय किया, नहीं नहीं 10 किलोमीटर की दूरी थी, और इसने कितने घंटे में, 2 घंटे में उसने क्या किया, तय कर लिया। 2 घंटे में उसने तय कर लिया। ठीक है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10/5, यानी स्पीड क्या थी, 10/5। ठीक है, 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो चल रहा था, अर्थात उसकी स्पीड आ गई। यहाँ डिस्टेंस कितनी थी, 10 किलोमीटर, समय कितना लिया, 2 आवर, तो इसकी स्पीड आ गई। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी सेम ही आएगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक सीधी दूरी तय करा था वो भाई, हमारे पास वेलोसिटी और जो स्पीड है ना वो सेम आएगी, क्योंकि उसने स्ट्रेट तरीके से दूरी तय करी थी, यानी सीधी दूरी तय करी थी। तो यहाँ से अपन क्या, वेलोसिटी और जो स्पीड थी वो सेम आएगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सेम आएगी। अब देखो, अब आगे देखो, अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बच्चे को देखो, एक बच्चे को अपने घर से स्कूल जाने में, क्या कहना चाह रहा है कि एक बच्चे को अपने घर से स्कूल जाने में
4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। घर स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर। घर और स्कूल की दूरी कितनी बता रखी है इसने? 10 किलोमीटर। अर्थात चाल और वेग बताओ। ये कहना चाह रहा है कि जो मेरे घर से और स्कूल की दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है। और स्कूल आने व जाने में दोनों में क्या लगता है उसको? 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, 4 घंटे लगते हैं। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी। दूरी कितनी है? 10 और 10 20 किलोमीटर, यानी औसत वेग निकलेगा इसमें। इसमें क्या निकलेगा? औसत वेग निकलेगा। अर्थात औसत वेग क्या होगा? देखो यहाँ से देखो, चाल क्या थी? 20, यानी टोटल दूरी क्या होगी? 20। समय कितना लग रहा है इसको? 4 घंटे। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। लेकिन वेग अगर उसका निकालें, यानी स्पीड, वेलोसिटी अगर उसकी निकालें, तो विस्थापन बटे समय होगा। विस्थापन कितना? क्योंकि वो स्कूल जाकर वापस अपने घर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो उसकी जो वेलोसिटी भी है वो भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव में है, डिस्प्लेसमेंट, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपने पास अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी। ठीक है, समान और असमान गति क्या होती है ये और समझो अपन। ये और समझ लेते हैं कि समान और असमान गति क्या होती है। ठीक है, देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समय के नियमित अंतराल पर एक निश्चित दिशा में नियत गति से चलती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति का त्वरण शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जब कोई वस्तु समय के नियत अंतराल पर एक निश्चित दिशा में नियत गति से चलती है, यह एक समान गति कहते हैं। एक समान गति का त्वरण शून्य होता है। ठीक है, एक समान गति का क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। ये देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समान जो गति है उसका त्वरण क्या होगा? तो वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन को देखना है प्रॉपर। अब देखो यहाँ, जब कोई वस्तु किसी भिन्न जब कोई वस्तु किसी भिन्न या परिवर्तनशील वेग में गति करती है तो नियमित समय अंतराल पर असमान गति कहते हैं। असमान गति गैर शून्य त्वरण होता है। असमान गति में उसका त्वरण होता है ना, जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज होता रहता है। समान गति में त्वरण सेम रहेगा, लेकिन असमान गति में क्या होगा? त्वरण चेंज रहेगा, गैर शून्य त्वरण रहेगा। अर्थात नॉन यूनिफॉर्म में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, ये अपन ने देखा है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं अपन कि औसत चाल और औसत वेग क्या होता है। ये देख लो कि औसत चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होता है। औसत चाल और औसत वेग, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस वस्तु के द्वारा तय करने में लगे के समय का अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। अर्थात टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय। अभी अपन ने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि वो लड़का यहाँ से उसके घर से जाके और वापस आ गया, यानी वो टोटल दूरी कितनी तय करी उसने। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन भी दे रखा है हमें, उस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। देखो ये देख, एक वस्तु 80 सेकंड में 20 मीटर और फिर 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। यानी 80 सेकंड में तो कितनी होती है? 20 मीटर, और 4 सेकंड में कितना? 16 मीटर की दूरी। तो देखो 20 और 16 कितना होगा? 20 प्लस 16 कितना हो गया? 36। ठीक है, 36 हो गया। अब टोटल समय कितना लिया? 4 सेकंड यहाँ ले लिया उसने, और 80 सेकंड यहाँ ले लिया, यानी 84 ले लिया, 84 सेकंड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 36 बटे ना ना 8 सेकंड है ये दोस्तों। ये 80 सेकंड नहीं है, ये कितना है? 8 सेकंड। 8 और 4 है 12 सेकंड, तो ये 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने ये देखो, ठीक है, ये हो गया 12।
ठीक है 12, तो 12×3 = 36, अर्थात उसकी एवरेज यानी औसत चाल कितनी होगी 3 किलोमीटर 3 मीटर/सेकंड। ठीक है, फिर बात आती है औसत वेग की। औसत वेग विस्थापन एवं लिए गए समय के अनुपात को ही कहते हैं टोटल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, उसे ही क्या कहते हैं अपन, वही कहेंगे औसत वेग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारे रहे और अपन ने ये सारी चीज़ें तरीके से देखी। ठीक है, इसके बाद अपना एक्सेलरेशन रहेगा और एक्सेलरेशन को अपन तरीके से पढ़ेंगे। और ठीक है दोस्तों, तो अपन ने आज जो पढ़ा है वो आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। लाइक करना, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलो दोस्तों, क्योंकि हम ये क्लास बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हालांकि सर की जो बहुत मेहनत थी वो किताब बनाने में बहुत है, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डी में आ रहे हैं तो सर की इस किताब से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, यानी 99% इसी किताब से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।